Hello 8th class. Our myself Anjali and our history first chapter we are starting, that is an introduction to the modern history when, where and how. हम एक इंट्रोडक्शन मॉडर्न हिस्ट्री का इसमें बताया गया है और कैसे कब कहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इसमें थोड़ी सी डिटेल है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अवर वार्म अप एक्टिविटी. दैट इज दैट कि देयर इज अ पिक्चर given here and this picture differentiate that ki where is the European people and where is the Indian people. Like in first picture we are seeing that European people is sit on the chair and Indian people is on the floor. So हम ऐसा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे ये किंग जैसे बिहेव करते थे और वी आर बिहेविंग लाइक द, और हमको स्लेव एक नौकर सरीका रखते थे. अब हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, लाइक द एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड. इन दिस टेबल यू आर सीइंग दैट एशियन पीरियड, आफ्टर दैट मेडिवल पीरियड एंड नेक्स्ट वन इज मॉडर्न पीरियड. अब जो हमारा मॉडर्न पीरियड है वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. मॉडर्न पीरियड क्या है? जो मॉडर्न पीरियड हमारा ये बता रहा है इंडियन हिस्ट्री में कि जो मॉडर्न पीरियड इंडियन हिस्ट्री में कब से स्टार्ट हुआ है, जब से मुगल एम्पायर डिक्लाइन, मतलब मुगल एम्पायर का जब से यहाँ पे पावर खत्म हुआ है. आफ्टर दैट जो एस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिश रूल का हुआ है 1950s से, वो कंटिन्यू चला जब तक कि इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो गया है. इंडिया इंडिपेंडेंट. अब इसमें ओवरव्यू बता रहा है मॉडर्न इंडिया का कि क्या है. द रूल ऑफ द औरंगजेब लास्ट द ग्रेट मुगल्स मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन. अब जैसे जो रूल था औरंगजेब का वो लास्ट था ग्रेट मुगल्स का. अब मार्क्ड क्या बताया, जो बिगिनिंग वहीं से बिगनिंग हुई थी कि जब से मुगल क्या होने लग गए थे, हारने लग गए थे, पीछे जाने लग गए थे इंडिया में. बाय द बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, जैसे 18th सेंचुरी स्टार्ट हुई, सर्वल इंडिपेंडेंट जो रीजनल थे, जैसे जब ये मुगल डिक्लाइन होने लग गया मुगल रूल, तो उसके बाद जो हमारे रीजनल में छोटे छोटे किंगडम्स, छोटे छोटे पार्ट्स हो गए किंगडम के. दिस रीजनल रूलर्स वर इंगेज्ड इन अ कांस्टेंट स्क्रैम्बल फॉर पावर अमंग देमसेल्फ. और जो यूरोपियन हु हैड कम टू इंडिया, जो ट्रेड के लिए आए थे, उन्होंने इसी का एडवांटेज उठाया कि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है. सो दे विल टेक द मेरिट, मीन्स उनके लिए एक टाइप का मेरिट था, उनके लिए एक ये बहुत अच्छा एडवांटेज था कि उन्होंने इस चीज का एडवांटेज उठाया कि वो व्यापार के लिए तो आए, पर वो हर एक चीज पर लुकआउट कर रहे थे कि व्हाट इज गोइंग ऑन दैट टाइम, कि उस टाइम वहां पर क्या चल रहा है. अब डिफरेंट पार्ट्स जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट थे, अब उनको लगा कि कोई एक जना तो इसको एस्टेब्लिश या कोई एक जना तो इसको रूल कर नहीं रहा है. अब ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, तो हम छोटी छोटी जगह जाके अपने आप को ले जा सकते हैं और वहाँ पे हम अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. अब कॉलोनिज्म क्या होता है, पहली बात तो ये हम देखते हैं. कॉलोनिज्म मतलब क्या होता है, एक प्रैक्टाइज, मतलब जो दूसरी, आपको इसमें फोकस में भी बता रखा है, जैसे कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कंट्रोल करती है, गवर्न करती है दूसरी कंट्री को, और उसी को हम बोलते हैं कॉलोनिज्म, कि वो वहाँ की पॉलिटिकल कंट्रोलिंग गवर्निंग पूरी अपने हाथ में लेना चाहती है. दैट इज कॉलोनिज्म. अब इसमें क्या बता रहे हैं, जो कुछ मेजर इवेंट्स हैं मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री के, जो अभी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. अब हियर आर सम, हाँ, इसमें बता रहे हैं कि इस जो हम इस हिस्ट्री में रीड करने वाले, दैट इज कि कैसे जो मुगल एम्पायर है वो कैसे डिक्लाइन हुआ, और कैसे जो बिटवीन जो रूलर्स थे, बहुत सारे इंडिया के वेरियस रूलर्स थे, उनसे कैसे ब्रिटिश ने गेन करा, और कैसे फुट होल्ड, मतलब कैसे उन्होंने अपने पांव जमाए इंडिया के अंदर. अब अबाउट द वे इन विच द ब्रिटिश कम टू पावर, कैसे वो पावर में आए और धीरे धीरे उन्होंने लॉज पॉलिसीज उनकी खुद की हम पे चलाना स्टार्ट करी है. और क्या इम्पैक्ट रहा हमारी इकोनॉमिक का, जब से ब्रिटिश आई तो क्या असर पड़ा हमारी इकोनॉमिक पे. और जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में बताया गया है, जो हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट थे वो कैसे धीरे धीरे अपराइजिंग होने लग गए 1857 से, और इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन किया ब्रिटिश से आफ्टर द पार्टीशंस ऑफ कॉलोनियल इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, कि कैसे कॉलोनियल पार्टीशंस हुआ है. तो ये हम पूरे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, नॉट इन दिस चैप्टर. ये कुछ ऐसे आपको व्यूज बताए गए. अब जो मॉडर्न हिस्ट्री के दो सोर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी. अब जो प्राइमरी सोर्स क्या बता रहा है, प्राइमरी सोर्स फर्स्ट हैंड अकाउंट होता है हिस्ट्री का, क्योंकि वो नाम से ही पता चल रहा है कि
प्राइमरी मतलब उसका उस टाइम का कोई ऐसा विटनेस उस इवेंट का, तो वो हमको बता सकता है कि हाँ उसने सब कुछ, वो विटनेस है, दे दे हैड सीन दैट इवेंट। तो वो हमारा ऐसे टाइप का कुछ सोर्स या फिर कुछ मॉन्यूमेंट, कुछ फिजिकल, किसी चीज का फिजिकल मिलना, फिजिकल थिंग मिलना, वो सब भी किसके अंदर आएगा, प्राइमरी सोर्स के अंदर आएगा। देयर आर द कॉमन 3 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, और उसमें प्राइमरी सोर्स जो रहता है वो मॉडर्न पीरियड या हर एक पीरियड के लिए बहुत कुछ हेल्पफुल है। जैसे कि इसमें बता रखा है प्राइमरी सोर्स फॉर द मॉडर्न पीरियड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, लेटर, ये सारी चीजें भी उस टाइम के जो एक फिजिकल है जो हम पढ़ के जिससे हमको प्राइमरी कुछ हेल्प मिलती है। अब सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, जो हम प्राइमरी सोर्स से पढ़ के जो हम रिजल्ट निकालते हैं, जो क्रिएट हम करते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो, जो हम एनालिसिस करते हैं बुक्स से और कुछ स्कॉलरी जर्नल से, तो वो हमारा सेकेंडरी हुआ, जो जिसमें हमको प्राइमर थिंग की हेल्प पड़ रही है, दैट वाज वन द सेकेंडरी सोर्स। अब हाउ एवर वी मस्ट रिमेंबर दैट प्राइमरी और जो सेकेंडरी सोर्स है आर नॉट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। हाँ वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या हो, एक ऑब्जेक्टिव हो कि हाँ दैट वाज, या फिर उससे कुछ ना मिले। यूजुअली एक वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे एग्जाम्पल कि हमको बुक मिली है, एक बुक ब्रिटिश ने भी लिखी है और एक बुक इंडियन ने भी लिखी है। अब सब्जेक्ट भी सेम है, बट जो ब्रिटिशर्स जो लिख रहे हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनके ऑथर्स का, वो बिल्कुल चेंज है। पर अगर वो कोई इंडियन लिख रहा है तो इंडियन ऑथर का जो सेम सब्जेक्ट पे जो पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वाज द वेरी डिफरेंट। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स है उस पे हम उस ऑब्जेक्टिव पे ना तो हम उसे एकदम न्यूट्रल बना सकते हैं या फिर एकदम उसे एक वही ऑब्जेक्टिव बना ले, ऐसा नहीं है। हमको सोर्स को देखना है कि वो कब, कहाँ और किस पर्सन ने लिखा है। तो उस ऑब्जेक्टिव से हमको प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी सोर्सेज है वो पढ़ने में हमको बहुत हेल्पफुल मिलता है। अब कुछ इसमें मॉडर्न हिस्ट्रीज के बारे में डिटेल बता रखी है। जैसे कि क्या हुआ है कि जब जो ब्रिटिशर्स हमारे आए तो उन्होंने कुछ कॉनिकल जो हमको दिख रहा है कॉलोनियल सर्वेस करे हैं, उपनिवेशिक जो सर्वेस उनने करे हैं, ये देखने के लिए हर एक चीज पे उनने सर्वे करे फॉर इंडियंस कि उनका इंडियंस कैसे रहते हैं, उनका क्या कल्चर है, व्हाट इज अ नेचुरल वेजिटेशन देयर, वाइल्ड लाइफ कैसी है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज कैसे, उन सारी चीजों पे उन्होंने स्टडी करी है। तो उन्होंने वहां से एक सर्वे स्टार्ट हुआ है कि उनने ऑक्यूपेशन बहुत डिटेल स्टडी उसके अबाउट में करी है। जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन सच एज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे, मतलब हर एक वे में उन्होंने इंडिया का सर्वे किया है, बिकॉज दे हैव टू सेटअप देयर इकोनॉमिकल, उनको इकोनॉमिकल भी वहां पे सेटअप होना था और पॉलिटिकल भी होना था। तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि अगर हम सर्वे करेंगे तो इजीली हमको पता चलेगा यहाँ का ड्रेस सेंस क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है। ओके, लाइक इन द फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर, यू आर सीइंग दैट कि द ब्रिटिश यूज स्केच एंड पेंटिंग्स टू नोट डाउन, हर एक चीज को वो डिटेल इनकाउंटर करने के लिए बहुत डिटेल स्टडी करते थे और उसके बारे में स्केच अपने को यहाँ पर दिख भी रहे, वी आर सीइंग हियर ऑल्सो। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में क्या बताया गया है, ब्रिटिश ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वो जो उनने सर्वे करे थे उन सर्वे को वो हमको मिले हैं, जैसे मैप के फॉर्म में, रिकॉर्ड के फॉर्म में, अदर्स बहुत सारे फॉर्म में, जैसे अभी हमको स्केच फॉर्म दिखा है। दिस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ग्लिम्स ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ, जो कुछ ऐसी झलकियां हैं जो हमको इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ब्रिटिश रूल का देखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने हमारे ऊपर पूरा सर्वे किया था और कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी इंडिया में। This records only focus on the official point of view and do not provide much information how the people of the country respond to the policies. अब ये जो records थे उसमें कुछ वो अपने ही मतलब की informations कलेक्ट कर रहे थे, ना कि ऐसी information कि जो पॉलिसीज ब्रिटिश के द्वारा चलाई गई हैं तो उनका रिस्पॉन्ड हमको कैसे मिल रहा है कंट्री से, इतना सब कुछ नहीं था। सिर्फ वो पॉइंट ऑफ व्यू था जिससे हेल्पफुल ब्रिटिश को कुछ हेल्प मिल रही थी। इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑब्जेक्टिव व्यू वी नीड टू ड्रॉ सोर्स सच है, जैसे न्यूज़पेपर और लिटरेचर, बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें भी थी जो हमारे लिए उसमें हेल्पफुल बनी। अब जैसे लिटरेचर के बारे में बता रहा है, लिटरेचर क्या है, लाइक जो हमारी बुक्स एश्योर पब्लिश्ड जो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के टाइम हुआ है इंडिया में, वो इम्पोर्टेंट सोर्स और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सोर्स था। अब ये रिटर्न फॉर्म में था ब्रिटिश का, ब्रिटिश इन इंडिया हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग हाउ दे व्यूड इंडिया, जिससे हमको पता चला कि किस नज़र से वो इंडिया और इंडिया के पीपल को देखते थे। जो उनके रिटर्न फॉर्म हमको जो कुछ न्यूज़पेपर एसेज और कुछ बुक्स मिली है उससे हमको ये चीज़ पता चलती है। नोटल अमॉन्ग दिस आर द रिटर्न्स ऑफ, और हमको इससे पता भी चल रहा है कि कैसे जो ब्रिटिश रूल है वो धीरे धीरे
साल के बाद वो चेंज होते गए, क्योंकि वो धीरे धीरे हम पे जो सर्वे करते जा रहे थे उससे उनको हेल्प मिल रही थी कि हाउ दे इम्प्रूव देयर सेल्फ टू कम इन अवर इंडिया। अब जो हमारी वेक्यूलर लैंग्वेज, जो हमारी खुद की जो लैंग्वेज थी, वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। और एज दे डिपिक्ट द सोशल प्रॉब्लम एंड पीरियड एंड अनजस्टिस, अब क्या होता था कि ब्रिटिश भी ये चाहता था कि जो हमारी जो हमारी भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, उसको भी ये लोग चेंज करना चाहते थे। बिकॉज अगर वो उसको चेंज करते तो क्या होता कि उनसे ब्रिटिश को हेल्प मिलती। अगर उनको लैंग्वेज पे भी, हमारे जो पूरा कंट्री की लैंग्वेज पे भी उनको अटैक करना था, कि अगर वो लैंग्वेज पे अटैक करते तो अगर हम वी ऑल्सो नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश और हाउ वी अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो वी इजीली हेल्प ब्रिटिश, तो हम ब्रिटिश की भी हेल्प कर सकते थे, क्योंकि उनको तो कुछ ऐसे पीपल चाहिए थे जो उनकी लैंग्वेज को समझ सके और उनकी मदद कर सके। अब देयर आर some about newspaper and periodicals. Newspaper are valuable source of information, बहुत वैल्यूएबल सोर्स है, क्योंकि वो जो कुछ ऐसे इवेंट्स जो बहुत हाई लेवल पे ब्रिटिश के टाइम हुए थे, उन इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन हमको न्यूज़पेपर के थ्रू इजीली मिलती थी। जैसे कि अभी भी हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि वो कुछ ऐसी साइट्स पे आई साइट डालता है जो बहुत लाइमलाइट में होती है। तो इसी तरीके से हमको न्यूज़पेपर बहुत हेल्पफुल हुआ। अब ये बता रहा है जो कुछ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल इश्यूज होते थे, जो बहुत सारी वेराइटीज में, वो भी हमको न्यूज़पेपर के थ्रू मिलते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश 18th सेंचुरी में हुए थे, और कुछ उनके नेम्स भी दे रखे। अब जैसे जो वेरोनिकल हमारी न्यूज़पेपर्स थे, जो हमारी मातृभाषा के न्यूज़पेपर थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट माउथ पीस थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, क्योंकि हम हमारी मातृभाषा को भी बहुत अच्छे समझ सकते थे, और जिससे हम एक दूसरे की, जैसा अभी हमने देखा है कुछ पॉलिटिकल इशू या सोशल इशू जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, वो हम पूरे लेवल पे पढ़कर हम एक साथ उसके लिए कुछ स्ट्रगल या कुछ रिवॉल्ट ले सकते थे। जैसे आपको कुछ पेपर के नाम बताएं, केसरी, बॉम्बे समाचार, बाजार पत्रिका, इस टाइप से कुछ हमारी मातृभाषा के न्यूज़पेपर थे जो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अवर। और जो हम ब्रिटिश के अगेंस्ट जिसमें कोई रिवॉल्ट स्टार्ट करना चाहे या उनका जो माइंड हम रीड करना चाहते थे, दैट वो हम न्यूज़पेपर की हेल्प से बहुत अच्छा रीड कर पाते थे। न्यूज़पेपर प्लेड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड किया उसने इंडिया को ज्वाइन करने में। फ्रीडम मूवमेंट में जो हम ज्वाइनिंग चाहते थे, वो न्यूज़पेपर की हेल्प से हमको बहुत अच्छी मिली है। अब फोटोग्राफी, जो हम फिल्म की बात करें तो द ब्रिटिश मेड गुड यूज ऑफ फोटोग्राफी बहुत एज टूल और डॉक्यूमेंट। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने फोटोग्राफी को बहुत अच्छा टूल बनाया, गुड यूज करा, टूल के तरीके से भी और डॉक्यूमेंट, मतलब उनके डॉक्यूमेंट जो उनको प्रिजर्व करके रखने थे इंडिया के, उस वे में भी बहुत हेल्पफुल हुआ। और ये उनकी हॉबी भी थी एक तरीके से। जैसा कि आपको पिक्चर दिख रहा है, अ फोटोग्राफी ऑफ इंडिया फ्रॉम द 19th सेंचुरी, व्हाट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द 19th सेंचुरी डस्ट। अब वो इसमें क्या दिखा रहा है इस पिक्चर में, यू हैव टू सर्च इट। नेक्स्ट वी आर सीइंग दैट प्लेसेस वेयर सोर्स आर प्रिजर्व्ड। अब ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे जो मॉडर्न पीरियड के जो कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो प्रिजर्व किए गए। फर्स्ट वन इज दैट आर्चीव इनसाइड द नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ये अंदर का जो ये नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया का पार्ट बता रहा है, जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अब हम इसमें पढ़ते हैं, आर्चीव्स आर द इंस्टीट्यूशनल, क्या है, जहाँ पे डिफरेंट काइंड के हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट थे जिनको हमने प्रिजर्व करके रखा है मॉडर्न टाइम के। ओके, जो इंडिया के डॉक्यूमेंट जिसने हिस्ट्री के टाइम के सारे कवर्ड करके सारे प्रिजर्व करके रख रखे। अब म्यूजियम में आप सब जानते ही हैं म्यूजियम क्या होता है। ये कलकत्ता में आप म्यूजियम दे रखा है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये वो वाला म्यूजियम है जहाँ पे हमारा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, साइंटिफिक, कल्चरल प्रिजर्वेशन यहाँ पर है। और कहाँ पर है ये, कोलकाता में। द नेक्स्ट वन इज लाइब्रेरी। एज वी ऑल नो कि लाइब्रेरी ऐसी जगह है जहाँ पे हम बुक्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये ब्रिटिश लाइब्रेरी है लंदन में, जहाँ पे बहुत लार्ज कलेक्शन है डॉक्यूमेंट का। कहाँ का, हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, कब से कब तक का, मॉडर्न पीरियड का 1600 टू 1947 तक का। तो ये एक नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में भी है जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे कॉलोनियल एरा के उस टाइम के। ओके, so thank you. If there is any problem, you can call me.